दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इलानॉमिक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री इला पटनायक। इला जी, स्वागत है। आज बात हम कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की। वित्त घाटे के बारे में आरबीआई की अभी एक रिपोर्ट आई है और जो रिपोर्ट है वो काफी चिंता का सबब बन रही है। जितना कि माना जा रहा था कि कोविड का असर होगा अर्थव्यवस्था पे, शायद उससे भी गहरा असर है। थोड़ा बताएं आरबीआई अपनी रिपोर्ट में क्या कह रही है। हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है कि इस वक्त आपका फिस्कल डेफिसिट और ओवरऑल जो गवर्नमेंट का डेट है वो हायर होगा, अपने टारगेट से हायर होगा। अगर देखें कि इससे एक साल पहले, कोविड से पहले क्या स्थिति थी, तो कोविड से पहले भी डेफिसिट जो है वो बढ़ चुका था। जो हमारे एफआरबीएम है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है, जिसके तहत हम ये करते हैं कि हम अपने हाथ बांधते हैं। हम उससे कहते हैं कि हमारा डेफिसिट इतना रहेगा, हमारा डेट इतना रहेगा, इस साल तक हमारा डेफिसिट और कम हो जाएगा। हम ये टारगेट्स इसलिए रखते हैं ताकि सरकार, कोई भी सरकार तो हमेशा चाहती है कि लोगों को पैसे बांट दिए जाएं, जो भी सरकार आती है इलेक्शन ईयर से पहले, पर्टिकुलरली जैसे काफी टाइम ही होता है, तो इसलिए आप कोशिश करते हैं कि आप इस ऐसी स्थिति में देश को ना ले जाएं जहां पे कि खर्चा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पे ही हो रहा हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे हाथ एफआरबीएम टारगेट्स ने अपने आप ही पार्लियामेंट एक लिमिट्स लगा के रखा हुआ है पार्लियामेंट में कि कितना डेफिसिट होगा और कितना डेट होगा। वो टारगेट पिछले साल ही नहीं मीट हो पाया। डेफिसिट इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि स्लो डाउन हो गया, इकोनॉमी में स्लो डाउन की वजह से टैक्स रेवेन्यू कम रहा और कुछ जो ओवर शूटिंग हुई टारगेट की, तो वो एक पहले ही स्थिति थी जो कंसर्न की स्थिति थी कि इस वजह से हमें ये चिंता है कि हम टारगेट अपना मीट नहीं कर पा रहे। और ये आप बात कर रही हैं कोविड के पहले, लॉकडाउन के पहले की? जी, मैं बात कर रही हूँ और बिगड़ी जी 19-20 में, पहले से ही लॉकडाउन से पहले कुछ भी नहीं हुआ था जब, तब भी स्थिति जो है वो ऐसी थी कि हमारा खर्चा या हमारा घाटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का घाटा जितना होना चाहिए उससे अधिक हुआ। और जो बजट डेफिसिट में था उसके बाद आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो पहले आता है बजट एस्टिमेट, जब बजट बनता है तो बजट एस्टिमेट आता है, बजट एस्टिमेट के बाद अगले साल एक रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है। पर क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, उसके बाद जो एक साल बाद आता है एक्चुअल एस्टिमेट कि असल में कितना खर्चा हुआ, तो तब तक नंबर्स मिल जाते हैं। तो वो जो अभी रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है पिछले साल का, उसमें भी डेफिसिट थोड़ा हायर था। अब फरवरी में जो बजट 3.8%, जी पहले ही कर चुका था। हाँ, पहले ही ज्यादा था। अब फरवरी में जो बजट दिया गया उसमें एस्टिमेट किया गया कि हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, मतलब रुपीस के टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ को हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो 10% होगा। पिछले साल से कंपेयर टू अभी हमारा 10% ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा इनकम होगी। परंतु जैसे ही बजट आया उसके ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाद 8 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया। और लॉकडाउन और कोविड की ये हालत है कि अभी भी हमें पूरी तरह नहीं, हम वहां नहीं पहुंचे हैं जो प्री कोविड टाइम्स में थे। तो अभी आरबीआई के वेरियस सर्वेज के हिसाब से जो प्रोडक्शन हो रही है वो तकरीबन 70 से 80% पे है, जहां पे हम लॉकडाउन से पहले थे। तो यानी स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं है, अभी भी स्थितियां अर्थव्यवस्था की सामान्य नहीं है। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना हर दिशा में काम होना चाहिए, उतना नहीं है। तो अब आप ऐसे हालात में जब स्थितियां अब भी सामान्य नहीं है, क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? देखिए, अभी एक तो ये है कि कोशिश की जाए कि जो भी हमारे एस्टिमेट्स हैं, चाहे वो फुली फाइनल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस समय इस साल में
टैक्स रेवेन्यू की क्या स्थिति होगी, जीडीपी की क्या स्थिति होगी, एक्सपेंडिचर रिलीफ अगर और देना पड़ जाता है, क्योंकि कई स्टेट्स में अब जाके फैल रहा है कोविड, कई शहरों में कम हो रहा है, कई शहरों में बढ़ रहा है, तो उसकी ट्रांसपेरेंट अप टू डेट जितनी जो एस्टिमेट है वो बनाने की जरूरत है, ताकि आपको अब ये तो हम क्लियर है कि 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ नहीं होने वाली, ये तो क्लियर है कि हम शायद वहां भी इस साल हम उस पे भी नहीं हो, उतनी प्रोडक्शन भी नहीं हो जितनी पिछले साल थी, जिसका मतलब एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन हो, जीरो ग्रोथ से भी नीचे रहे। अब इसका क्या असर होगा रेवेन्यूज पे, वो भी क्लियर करने की जरूरत है। अभी तक जो बात हुई है, जैसे आत्मनिर्भर पैकेज में ये बात हुई कि सरकार कितना खर्चा करेगी। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने बोला था कि अब जो सरकार आने के दिनों में डेफिसिट के बारे में कई प्रेस ने काफी सवाल पूछे थे, और उस समय बोला था कि इस पे हम बाद में आएंगे, इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस पे बाद में विचार करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अर्ली है। तो अभी एक चीज जो करनी चाहिए वो एक असेसमेंट करना चाहिए कि अब हम कहाँ खड़े हैं, हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है, हम किस स्थिति में है कि हम कितना बोरो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कुछ एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्शन की कोशिश की गई है, कोई डियरनेस अलाउंस ना एक्स्ट्रा दिया जाए या उस पर रोक लगाए जाए, या थोड़े बहुत हमें सरकार में पता चलता है कि मेजर्स हैं जिसमें एक्सपेंडिचर पे बढ़े नहीं बहुत ज्यादा खर्चा। आप ये समझिए कि आपका एक तरफ से तो टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ आप अगर खर्चा बढ़ाने लगे तो आपका बोरोइंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आप कहाँ से बोरो करेंगे, आप नोट छापेंगे, आप बाहर से बोरो करेंगे, आप डोमेस्टिकली जो सेविंग्स हाउस होल्ड कर रहे हैं आप सब आप ही बोरो कर लेंगे, तो कल जब इंडस्ट्री अपने पैर पे खड़े वापस से खड़ा होना चाहेगी तो वो बोरो करना चाहेगी, तो उसके लिए क्या स्पेस होगी। इस सब की एक रियलिस्टिक पिक्चर को लाने के लिए जरूरी है कि दोबारा से वो एस्टिमेट्स, जो बजट के एस्टिमेट्स ऑफ कोर्स गलत हो गए और होना ही था और सब दुनिया भर में हुए हैं, पर उनको रिवाइज करके उन पे दोबारा ध्यान दिया जाए कि कितनी बोरोइंग होगी सरकार की। एक तो एस्टिमेट रिवाइज किए जाएं आप कह रहे हैं, दूसरा ये कि खर्चे कम किए जाएं। कुछ खर्चे तो सरकार को करने पड़ रहे हैं, जैसे कि जो कोविड से रिलेटेड है, लेकिन जहां वो कम कर सकते हैं वो उसे कम करें। एक दूसरी बात नहीं, खर्चे कम करना भी इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका कोई टोटल कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये एक बहुत अजीब स्थिति है जिसमें डिमांड भी कम है और सप्लाई भी कम है, तो इसलिए हम खर्चा ज्यादा कम भी नहीं कर सकते हैं। सो एक तरफ आपका खर्चा बढ़ रहा है, आप दूसरा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसमें भी आप ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एक और एलिमेंट था जो जिससे सरकार सोच रही थी कि उसको पैसा मिलेगा, वो था डिसइन्वेस्टमेंट, कि निवेश करेगी उससे कुछ कमाई होगी। वो टारगेट्स भी अभी मीट करना मुश्किल लग रहे हैं, तो उस मद से जो कमाई होनी थी वो भी नहीं दिख रही है, उससे कैसे पूरा। तो एक बड़ा एलिमेंट उसमें था LIC का IPO, जिससे 90,000 करोड़ मिलना था। अब LIC के IPO का काम शुरू हो गया है, पर इस साल मार्केट में वो उतना पैसा आएगा नहीं आएगा, या उसकी स्पीड भी वो इतनी जल्दी वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस पे कई लोगों ने डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं कि शायद इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अब हमको होप है कि हो जाए, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं हो सकता तो और दिक्कत तो बढ़ जाती है ना, नियरली 1 लाख करोड़ का डेफिसिट फिर और बढ़ जाता है, तो वो दिक्कतें तो बढ़ जाती है। और खाली भारत ही नहीं है, दुनिया भर के देशों के सामने इस तरह की एक तकलीफ आई है। कोविड जो बिन बुलाई मेहमान थी और जिसने अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया। आपने अपने लेख में ब्राजील, टर्की, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया जैसे देशों की बात की और उनकी जो दिक्कतें हैं, तो थोड़ा तफसील से बताएंगे उनके बारे में। जी, कहीं पे जैसे ब्राजील में उनका पोटेंशियल डेट टू GDP रेशियो एक्सप्लोसिव हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बोरो किया। टर्की में ऐसे लगता है जैसे कि उनका एक करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का मतलब यह है कि जब हम बोरो करके कंज्यूम करते हैं या एक्सपेंडिचर देश का बढ़ता है, तो कहाँ से आता है, बाहर से ही आता है ना रिसोर्सेज, जो अगर हमने प्रोड्यूस नहीं किया है और हमने बोरो किया है तो ज्यादातर वो एक्सटर्नल बोरोइंग से आता है,
और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, तो एक फिस्कल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। तो टर्की में उसके होने की आशंका है। साउथ अफ्रीका और कोलंबिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बात कर रही हैं कि उनकी रेटिंग को कम कर दिया जाए। तो इस तरह के सब इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि वो कम से कम इस स्थिति में पड़े, क्योंकि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसेस जब गड़बड़ होते हैं, जब बहुत ज्यादा, जैसे अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो एक मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस होने की का डर रहता है हमेशा। और उस डर की वजह से कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमीज का कभी करेंसी क्रैश होता है, किसी का डेटर्स बोल देते हैं कि हम पैसा और नहीं देंगे, आपका रोल ओवर नहीं करेंगे डेट। तो यही दिक्कत, क्योंकि कोविड की वजह से सबका यही हुआ है कि टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है और एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, तो ये स्ट्रेस तो फिस्कल पे ही आता है। और अमेरिका जैसे देश जो डॉलर छापते हैं और जो जिनकी या जर्मनी के जिनके पास तो फिस्कल सरप्लस थे, उनकी स्थिति तो ठीक रहती है, पर इमर्जिंग इकोनॉमीज में ये ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एक तो हमारे पुराने इश्यूज है, क्रेडिबिलिटी इश्यूज है, हमारी करेंसीज उतनी स्टेबल नहीं है, ये जो पैसा आता है वो कई बार बहुत तेजी से आता है और तेजी से जाता है, कैपिटल फ्लोज जो हमारे होते हैं। तो सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज इस समय बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उनको इन्वेस्टर्स बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत वॉच कर रहे हैं कि ये स्टेबल रहेंगी, इनमें कोई क्राइसिस तो नहीं हो जाएगा कोविड के दौरान। और इनकी सरकारें भी इसी पे ध्यान लगाए हैं कि स्थिरता बनी रहे, कोई क्रैश ना हो, अर्थव्यवस्था थोड़ी ढीली भी रहे लेकिन पटरी पे रहे। इला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप द प्रिंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें देखते रहें। नमस्कार।